वेलकम टू केमिस्ट्री जोन। मैं कमलेश कुमार। आज कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल क्षार तथा लवण में पीएच मान तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान क्या है। कह रहा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ग्राम आयन प्रति लीटर अथवा मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 से 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। सोरेनसन, वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन के अनुसार हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। अर्थात पीएच बराबर माइनस लाग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या पीएच बराबर इसको लिख सकते हैं लाग 1/H आयन की सांद्रता। यह आयन सांद्रण को निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है या लिख सकते हैं, यानी कि H आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻pH। कह उदासीन विलयन में H आयन सांद्रण 1×10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन 10⁻0 से 10⁻6 मोल प्रति लीटर तथा क्षारीय विलयन में 10⁻8 से 10⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। पीएच मान का प्रायोगिक सीमा क्षेत्र 0 से 14 तक होता है। 0 से 6 तक पीएच मान वाला विलयन अम्लीय, पीएच 7 वाला विलयन उदासीन तथा पीएच 8 से 14 तक विलयन क्षारीय होता है। यहाँ देखते हैं पीएच स्केल है, अर्थात पीएच मान को यह व्यक्त करता है। कह रहा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसे पी जर्मन भाषा के शब्द पोटेंज यानी पोषण से लिया गया है। अब पी का अर्थ पावर उदासीन होता है। तो इसको जो स्केल है यहाँ पर, इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 यहाँ दिखाएंगे O Y G B I V, यानी कि इधर पर 6 हैं। यहाँ पर जो होता है ये इतना अम्लीय है, यानी कि ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और उधर 7 खाली है क्योंकि उदासीन होता है ये। आर ओ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो यहाँ जो 7 पीएच मान है किसी विलयन का उदासीन होता है। इससे कम यहाँ पर विलयन जो होता है अम्लीय होता है, यानी यहाँ पर H आयन की सांद्रता अधिक होती है। और इधर 8 से लेकर 14 तक का जो विलयन है वो क्षारीय होता है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। तो इधर पीएच मान कम होता है, इधर पीएच मान अधिक होता है। तो कह रहा कि पीएच मान की तुलना 7 रंगों से की गई है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो कि मोल प्रति लीटर में है, और होता है पीएच मान
यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन सांद्रण है का 10⁻0 है, उसका मान 1 होता है, pH मान 0। 10⁻−1 या 0.1 इसी प्रकार से 10⁻2 को लिख सकते हैं 0.01, pH मान 2। यानी यहाँ जो घात है, यहाँ पर घात, ये घात जो है यहाँ पर pH मान को व्यक्त करता है। जो 10 घात को ये संख्या लिखी गई है, 10 घात संख्या, जैसे संख्या बढ़ते जाती है तो वहाँ यहाँ पर 0 की संख्या जो है बढ़ती जाती है। तो इस तरह से यहाँ जो बीच में 10⁻7 pH है, हाइड्रोजन सांद्रण यानी pH मान 7 है। तो इसके लिए यहाँ विलयन जो उदासीन होता है, जो कि शुद्ध जल में होता है। इससे कम अगर pH मान है तो विलयन जो होगा अम्लीय होगा, यानी जैसे से ये संख्या कम होती जाएगी उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से 7 से नीचे यानी 8 से 14 तक जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से क्षारीयता इसकी बढ़ती जाती है। उसका यहाँ पर कुछ पदार्थों के लगभग pH मान और उनकी प्रकृति दी गई है, इसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। जैसे लार खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, इस तरह से इधर विलयन दिया गया है, pH पत्र का रंग दिया गया है और पिल्ले को pH मान दिया गया है, और जो विलयन है उसकी प्रकृति क्या है ये दिया गया है। तो इसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो pH हमारे शरीर में तथा वातावरण में अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला है हमारे पाचन तंत्र में pH का कार्य है। तो कह रहा है कि हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका pH मान लगभग 1.2 होता है। यह आमाशय को हानि पहुंचाते हैं। यह आमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में आमाशय बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे आमाशय में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द और जलन को दूर करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्षार पदार्थ होता है। यह क्षार अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड सूत्र MgOH जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। दूसरा महत्व है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी अगर pH मान बदलता है तो दांतों को नुकसान होता है, दांत नष्ट हो जाते हैं। कह रहा है हमारे दांतों पर एक कठोर पदार्थ कैल्शियम फास्फेट की परत होती है। कैल्शियम फास्फेट को इनेमल भी कहते हैं। यह शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है और यह हमारे दांतों को क्षरण से रोकता है, किंतु हमारे मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर एनामल का संक्षरण होने लगता है, यानी कि वो नष्ट होने लगता है। जो एनामल होता है उसका क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। भोजन के पश्चात मुंह में दांतों और मसूड़ों में चिपके हुए शर्करा तथा अन्य खाद्य पदार्थों को वहाँ उपस्थित बैक्टीरिया निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल पहले एनेमल को गलाता है, फिर दांतों के भीतरी भाग को गलाने लगता है। इसलिए भोजन के पश्चात कई बार कुल्ला करने से मुंह साफ हो जाता है। सोने से पहले अच्छे क्षारीय टूथपेस्ट द्वारा ब्रश करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। नंबर 3 है
पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीवित प्राणी केवल समुचित पीएच दशाओं में ही जीवित रह पाते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ही सुखपूर्वक कार्य करता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को मिट्टी के एक विशिष्ट पीएच परास लगभग 7 की आवश्यकता होती है, यानी उदासीन होना चाहिए। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है अथवा झील, तालाब इत्यादि में इकट्ठा होता है तो उनके जल का पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जलीय पौधों और जंतुओं को बहुत हानि पहुंचती है। प्रायः उनका जीवित रहना कठिन हो जाता है और लगातार ऐसी स्थिति बनी रहने से उनकी मृत्यु हो जाती है। चौथा महत्व है पीएच मान का, पौधों और जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा करना। कुछ पौधे और जंतु अपने बचाव के लिए शत्रुओं के शरीर में अपने कांटे अथवा डंक चुभोकर अम्ल या क्षार छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। बिच्छू बूटी नामक पौधे के पत्तियों में बाल जैसे कांटे होते हैं। जब कोई व्यक्ति उन्हें छूता है तो ये डंक वाले बाल उसके शरीर में मेथेनोइक अम्ल यानी कि HCOOH छोड़ देते हैं, जिससे उसे जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से दर्द दूर होता है। बेकिंग सोडा इस अम्ल को उदासीन करता है। जंगल में बिच्छू बूटे के प्राय निकट में उगने वाले डाक प्लांट की पत्तियों को मसलकर डंक वाले स्थान पर लगाने से भी दर्द दूर होता है। ये पत्तियां क्षारीय होने से अम्ल को उदासीन करती हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण तेज दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। बर्र का डंक एक क्षारक छोड़ता है। इसके डंक मारे गए अंग में सिरका एसिड के पतले विलयन को सिरका कहते हैं, लगाने से आराम मिलता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल यानी कि HCOH होता है, यानी फार्मिक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल होता है, जिसे बेकिंग सोडा से उदासीन किया जाता है। तो यहाँ पर एक सरणी बनाई गई है जिसमें कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं। यहाँ प्राकृतिक अम्ल है जैसे सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसका स्रोत नींबू, संतरा, खट्टा दूध, दही, टमाटर, खट्टी बूटी, इमली, अंगूर। अम्ल क्या क्या प्राप्त हुआ? एस्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मौलिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका, चींटी का डंक, नेटल का डंक, सेब, ये सब क्या होते हैं? इनके प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके बाद पीएच मान में ही सूचक है। सूचक किसे कहते हैं? या इंडिकेटर। कहा कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ उनके रंग में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर अम्ल क्षार सूचकों का पीएच परिसर क्या क्या होता है, क्षेत्र क्या, रेंज क्या होता है? करा किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग परिवर्तन पीएच के एक निश्चित परिसर में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फिनाल्फथिलीन का पीएच परिसर 8 से 9.8 है, अतः फिनाल्फथिलीन का रंग
परिवर्तन इन पीएच मूल्यों के मध्य होता है। 8 से कम पीएच वाले विलयन में यह रंगहीन होता है, यह मतलब फिनाइलएथिलीन रंगहीन होता है, तथा 9.8 से अधिक पीएच वाले विलयन में रंगहीन तथा प्रबल विलयन में गुलाबी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, तो यहाँ रहेगा जो है कह रहा कि तथा 9.8 से अधिक पीएच वाले विलयन में इसको काट देंगे यहाँ पर आगे, विलयन में इसका रंग गुलाबी होता है। तो कह रहा है कि फिनाइलएथिलीन, यहाँ लिखेंगे हम फिनाइलएथिलीन दुर्बल क्षारीय विलयन में रंगहीन तथा प्रबल विलयन में गुलाबी होता है। तो यह है इसका परिसर, पीएच परिसर। उसके बाद अगले हेडिंग है यहाँ पर सर्वव्यापी सूचक, यानी कि यूनिवर्सल, इसकी इंग्लिश होती है, यहाँ पर लिखेंगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी सर्वव्यापी सूचक। इसे कहते हैं कई सूचकों को एक दूसरे से मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जा सकते हैं जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के सूचकों के मिश्रण को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे कोलथाप एक सर्वव्यापी सूचक है। यह फिनाइलएथिलीन, मेथिल्डेड, अल्फा नेप्थाल थाइलेन, थाइमालथैलीन तथा ब्रोमोथाइमाल ब्लू नामक 5 विभिन्न सूचकों के मिश्रण से बनता है। यह सर्वव्यापी सूचक कहलाता है। तो देखिए कह रहा है कि पीएच का कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में अपघटित हो जाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 आदि। वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला दुर्बल वैद्युत अपघट्य, यानी कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनन कम होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे एस्टिक अम्ल, सूत्र यहाँ पर CH3COH एस्टिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH आदि, ये सभी दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। नंबर 2 है यहाँ पर प्रबल, नंबर 2 है प्रबल वैद्युत अपघट्य। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण आयनन होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आदि प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। उसके बाद वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अविद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है।
इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अपक्रिया होती है, यानी कि H2HCl इक्वल टू H2 प्लस Cl2, यानी कि यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।